नमस्कार दोस्तों, इजी वे लर्निंग चैनल पर एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास का एक मास्टर वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें मध्यकालीन इतिहास से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत किया गया है। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण देखते हैं। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब के निवासी थे। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मुख्यतः अरब के निवासी थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? अबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर में प्राप्त की? मुल्तान स्वर्णनगरी पर। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय मुल्तान स्वर्णनगरी पर प्राप्त की थी। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? ऊंट पालन और खजूर की खेती का। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? अरबों के पश्चात भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ। तुर्कों में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अलाउद्दीन गजनी के द्वारा गजनी वंश की स्थापना की गई थी। गजनवी वंश की स्थापना अलाउद्दीन गजनी के द्वारा की गई थी। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासकों को पराजित किया था? जयपाल को पराजित किया था। सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के जयपाल हिंदू शाही शासक को पराजित किया था। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 के मध्य 17 बार आक्रमण किए। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी था। अल-बरूनी द्वारा किताबुल हिंद, उतबी द्वारा किताबुल यामिनी तथा फिरदौसी पूर्व का होमर जिसे कहते हैं के द्वारा शाहनामा पुस्तक की रचना की गई थी। इसको एक बार फिर से देखते हैं। अल-बरूनी द्वारा किताबुल हिंद की रचना, उतबी द्वारा किताबुल यामिनी की रचना तथा फिरदौसी जिसे पूर्व का होमर भी कहते हैं के द्वारा शाहनामा पुस्तक की रचना की गई थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1175 मुल्तान पर। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण वर्ष 1175 मुल्तान पर किया गया। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 में अनहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? भीम द्वितीय मूलराज के द्वारा पराजित किया गया। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के मध्य तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध लड़ा गया। तराइन का युद्ध देखते हैं। प्रथम युद्ध वर्ष 1191 में मोहम्मद गोरी पराजित हुआ और द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? चंदावर युद्ध 1194 ईस्वी में पराजित किया। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? मोहम्मद गोरी के द्वारा बनवाई गई थी। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर
किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? यलदौज, कुवाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? यलदौज, कुवाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों के द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत देखते हैं एक दृष्टि में। 1200 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का शासनकाल रहता है। दिल्ली सल्तनत पर इलबारी वंश का शासन रहता है। इलबारी वंश में और लोदी वंश का शासन रहता है। अगर दिल्ली सल्तनत में वंश की बात करें तो 5 वंश क्रमशः शासन करते हैं। गुलाम वंश जिसमें 11 शासक होते हैं, खिलजी वंश में 5 शासक होते हैं, तुगलक वंश में 9 शासक होते हैं, सैयद वंश में 4 शासक और लोदी वंश में 3 शासक होते हैं। को क्रम से याद रखने के लिए एक वर्ड याद रख सकते हैं, GKTSL। जी से गुलाम वंश, के से KH यानी खिलजी वंश, T से तुगलक वंश और S से सैयद वंश और L से लोदी वंश। गुलाम वंश में देखें तो इसमें कुतुबी राजवंश होता है, शमशी राजवंश होता है और बलबनी राजवंश आता है। कुतुबी राजवंश में कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करता है और अपनी राजधानी लाहौर को बनाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह का शासनकाल 1210 ईस्वी तक रहता है। आराम शाह के बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन करता है और इल्तुतमिश अपनी राजधानी दिल्ली को बनाता है। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज 1236 में शासन करता है और इसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1239 ईस्वी तक शासन करती है। रजिया सुल्तान के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन रहता है। इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 ईस्वी तक, नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265 ईस्वी तक। इसके बाद बलबनी राजवंश आता है। बलबनी राजवंश में गयासुद्दीन बलबन 1265 ईस्वी से 1285 ईस्वी तक उसका कार्यकाल रहता है। गयासुद्दीन बलबन के बाद मुइजुद्दीन कैकोबाद 1285 से 1290 ईस्वी तक, शमसुद्दीन क्यूमर्स 1290 ईस्वी तक शासन करता है। खिलजी वंश की बात करें तो खिलजी वंश में 5 शासक होते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका शासनकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक रहता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 ईस्वी। तत्पश्चात शिहाबुद्दीन उमर 1316 ईस्वी, जो कि 35 दिन इसका शासनकाल रहता है शिहाबुद्दीन उमर का। शिहाबुद्दीन उमर के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद नसरुद्दीन खुसरो खां 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक शासन करता है। तुगलक वंश की बात करें तो तीसरा वंश तुगलक वंश होता है, जिसमें 9 शासक होते हैं। गयासुद्दीन तुगलक शाह प्रथम 1320 से 1325 ईस्वी तक। इसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक रहता है। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है, 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक रहता है। तत्पश्चात गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय 1388 से 1389 ईस्वी तक शासन करता है। फिर अबू बकर शाह 1389 से 1390 ईस्वी तक शासन करता है। तत्पश्चात मोहम्मद शाह तृतीय 1390 से 1394 ईस्वी। तत्पश्चात अलाउद्दीन सिकंदर शाह प्रथम जनवरी मार्च 1394 ईस्वी तक शासन करते हैं। 2 स्वतंत्र शासक भी होते हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह 1394 से 1413 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन करते हैं और नुसरत शाह 1394 से 1398 ईस्वी तक फिरोजाबाद में शासन करते हैं। चौथा वंश सैयद वंश है, जिसमें 4 शासक होते हैं। खिज्र खां 1421 ईस्वी। तत्पश्चात मुबारक शाह 1421 से 1434 ईस्वी। मोहम्मद शाह 1434 से 1445 ईस्वी। अलाउद्दीन आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी।
दिल्ली सल्तनत में पांचवा वंश और अंतिम वंश लोधी वंश होता है, जिसमें 3 शासक होते हैं। बहलोल लोधी 1451 से 1489 ईस्वी, सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी, इब्राहिम लोधी द्वितीय 1517 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक की बात करें तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। इनका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे तुर्कान ए चहलगानी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। आइए अब एक एक वंश को प्रश्नोत्तर शैली में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक रहता है। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? लाहौर में किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सालार का पद धारण किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। लाख बख्श की उपाधि किसे दी गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी, उसकी उदारता और अत्यधिक दान देने के कारण। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया? कुरान खां की उपाधि से नवाजा गया। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? वर्ष 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? इल्तुतमिश बना। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तुर्कान ए चहलगानी चालीसा दल का गठन किया। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा था। दोस्तों, यह मास्टर वीडियो आप एनसीईआरटी सार संग्रह के सौजन्य से देख रहे हैं, जिसमें प्रश्नों का बहुत ही अद्भुत और संग्रह किया गया है। बहुत ही अच्छी परीक्षा उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ किया। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है भूमि। भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया? अमीर आखूर पद पर। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में नायब मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद पर सर्वप्रथम एदगीन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? नसरुद्दीन महमूद को। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नसरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? बलबन ने। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत
का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को नियामते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। सिजदा एवं पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? दीवाने अर्ज के नाम से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमसुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक था। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? जीतल कहलाता था। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। अगला वंश है खिलजी वंश, जिसका शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक रहता है। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा की गई। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। वर्ष 1296 में कड़ामानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशस्प था। जलालुद्दीन के हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया? रायगढ़ गुजरात के शासक पर। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दीनार में खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को 1000 दीनारी भी कहा जाता था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह था। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। तेलंगाना, जिसे वारंगल कहते थे, के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य की पर आक्रमण किया गया? मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम देवगिरी पर आक्रमण किया गया। पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान देखते हैं। राज्य शासक अभियान नेतृत्व और वर्ष। देवगिरी राज्य पर रामचंद्र देव का शासक था और मलिक अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया था। 1307 में अलाउद्दीन खिलजी का अभियान हुआ देवगिरी पर। वारंगल पर अलाउद्दीन खिलजी ने वहाँ का शासक प्रतापरुद्र देव था और अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया 1309 ईस्वी में। द्वार समुद्र पर जहाँ का शासक वीर बल्लाल तृतीय था, मलिक काफूर अभियान का नेतृत्व किया और 1310 ईस्वी में आक्रमण किया। पांड्य का शासक वीर पांड्य था और पांड्य राज्य के अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। 1311 ईस्वी में आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत के अभियानों में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और पांड्य प्रमुख थे। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान कौन था जिसने नगद वेतन के साथ स्थायी सेना का गठन किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया प्रथा, चराई कर तथा गृह कर, घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? अलाउद्दीन खिलजी के। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी।
घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ पर किया गया? अलाई दरवाज़ा, दिल्ली में। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी की बात करें तो विभाग और अधिकारी देखते हैं। बरीद मंडी का अधिकारी बाजार निरीक्षक, बरीद मंडी विभाग का अधिकारी बाजार निरीक्षक था। शाहना ए मंडी का अधिकारी बाजार अधीक्षक था। दीवान ए रियासत विभाग का अधिकारी बाजार नियंत्रक था। मनहयान विभाग का अधिकारी गुप्तचर होता था। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी। गुलाम वंश 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक गाजी मलिक के द्वारा की गई। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दे। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनूस दिल्ली दूरस्ति। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य क्या थे? राजधानी परिवर्तन 1326 से 1327 ईस्वी। तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही। 1335 ईस्वी पुनः दिल्ली की राजधानी बनाया गया। दूसरा, दोआब में कर वृद्धि 1327 से 28 ईस्वी। यह योजना भी असफल रही क्योंकि उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी। तीसरा, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1330 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक के द्वारा किया गया। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना असफल रही। चौथा, खुरासान का अभियान 1336 से 1337 ईस्वी। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया था। कराची अभियान 1335 से 38 ईस्वी। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1,00,000 सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। नफरुद्दीन महमूद के शासन काल में मध्य एशिया के महान सेना नायक तैमूर ने वर्ष 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा प्रारंभ किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में। रिहला नामक पुस्तक के रचनाकार कौन था? इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सुल्तान से विद्रोह कर 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 ईस्वी में हसनगंग ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? जिन प्रभा सूरी जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? सिंध अभियान के दौरान 1351 ईस्वी में। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किस शासक ने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना सर्वप्रथम की थी। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख किस शासक द्वारा दिल्ली लाए गए थे? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग देखते हैं।
दीवाने बंदगान दासों की देखरेख के लिए था, दीवाने इस्तिहाक पेंशन देने के लिए, दीवाने है खैराज असहाय लोगों की मदद के लिए था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन महमूद था। किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से भी जाना जाता था? गयासुद्दीन तुगलक को। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान शासक तैमूर ने वर्ष 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी और लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी। 1414 ईस्वी में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश था। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोदी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोदी के द्वारा। लोदी वंश के शासक थे सुल्तान शासनकाल बहलोल लोदी 1451 से 1489 ईस्वी, सिकंदर लोदी 1489 से 1515 ईस्वी, इब्राहिम लोदी 1515 से 1526 ईस्वी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? बहलोल लोदी ने 38 वर्ष तक शासन किया। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? बहलोल लोदी के बारे में तारीख दाऊदी में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने भूमि का माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? गजे सिकंदरी का प्रयोग प्रारंभ किया। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोदी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने मुसलमानों के प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल हैं। सल्तनत कालीन वंश देखते हैं। मामलुक वंश 1206 से 1290 ईस्वी, शासनकाल 84 वर्ष रहता है, संस्थापक ऐबक रहता है। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी, शासनकाल 30 वर्ष रहता है, जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक होता है। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी, 94 वर्ष तक शासन रहता है, गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक होते हैं। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी, 37 वर्ष तक शासन रहता है, खिज्र खां संस्थापक होते हैं। लोदी वंश 1451 से 1526 ईस्वी, 76 वर्ष तक शासन रहता है और इस लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलकों का था तथा न्यूनतम शासनकाल खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत-ए सिकंदर शाही की रचना किसके शासन कार्यकाल में की गई थी? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी नाम से कविताएं सिकंदर लोदी लिखा करता था। सिकंदर लोदी किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलरुखी नाम से। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी था। वर्ष 1518 में लड़े गए खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? इब्राहिम लोदी की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तुर्कों ने किया। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन प्रारंभ किया था? अमीर खुसरो ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक
माना जाता है। सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी संबंधित था आयुर्वेदा शास्त्र से। आयुर्वेद शास्त्र से सिकंदर लोदी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी का संबंध आयुर्वेद शास्त्र से था। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? बुक्का प्रथम ने। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? हरिहर द्वितीय था। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया था? कुली कुतुब शाह के साथ। वंश संस्थापक, समय और अंतिम शासक देखते हैं। संगम वंश का संस्थापक हरिहर प्रथम था। 1336 से 1356 ईस्वी। इसका अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय था। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। 1485 से 1505 ईस्वी। सालू वंश का अंतिम शासक इम्माड़ी नरसिंह था। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह था। 1505 से 1570 ईस्वी। सदाशिव राय अंतिम शासक था। अराविडु वंश का संस्थापक तिरुमल था। 1570 के बाद अंतिम शासक रंग तृतीय था। अराविडु वंश का अंतिम शासक रंग तृतीय था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज कहा जाता था। तालीकोटा रचसी तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। राज्य संस्थापक, स्थापना और राजवंश तथा राजधानी देखते हैं। बरार राज्य का संस्थापक फतहुल्लाह इमाद शाही था। 1484 ईस्वी में बरार राज्य का स्थापना हुई। इमाद शाही वंश था जिसकी राजधानी एलिचपुर गाविलगढ़ थी और विलय इसका 1572 ईस्वी को अहमदनगर में हुआ। बीजापुर राज्य का संस्थापक यूसुफ आदिल खां था। बीजापुर की स्थापना 1489 ईस्वी में राजवंश आदिल शाही था और बीजापुर राज्य की राजधानी नौरसपुर थी और 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में बीजापुर का विलय कर लिया गया। अहमदनगर का संस्थापक मलिक अहमद था और अहमदनगर की स्थापना 1490 ईस्वी में की राजवंश निजाम शाही ने और राजधानी जुन्नार अहमदनगर थी। 1635 ईस्वी को शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। गोलकुंडा का संस्थापक कुली कुतुब शाह था। स्थापना 1512 ईस्वी में कुतुब शाही वंश ने की थी। राजधानी इसकी गोलकुंडा थी। 1685 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में इसे मिला लिया गया। बीदर वंश का संस्थापक अमीर अली बरीद था। 1526 ईस्वी में बीदर वंश की स्थापना बरीद शाही वंश ने की और राजधानी बीदर को बनाया। 1618 ईस्वी को बीजापुर में इसे मिला लिया गया। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य के राजवंश देखते हैं। यात्री, देश, शासक और विवरण, यानी विजयनगर साम्राज्य पर किस विदेशी यात्रियों ने यात्रा किया था? निकोलो डी कांटी इटली देश का निवासी था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। उसने विजयनगर शहर का वर्णन किया है। अब्दुल रज्जाक फारस देश का निवासी था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है। पायस पुर्तगाली निवासी था जो कृष्णदेव राय के शासनकाल में विजयनगर आया था और विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन पायस ने किया है। बारबोसा पुर्तगाली यात्री था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था।
सती प्रथा का वर्णन बारबोसा ने किया है। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली था, सदाशिव राय के शासनकाल में आया और उसने विजयनगर का वर्णन किया। नूनीज पुर्तगाली था, अत्युच्च अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था। सती प्रथा का उल्लेख नूनीज ने किया। निकितिन रूस का यात्री था, मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था और विजयनगर की असमानता का वर्णन किया। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तेलुगु साहित्य का। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। अपनी मधुरा विजय कृत में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? गंगा देवी थी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हैलबिड है। विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों से मिलते हैं? हम्पी के खंडहरों से मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय देने प्रदान किया गया था विजयनगर राजाओं के द्वारा। सल्तनत में प्रशासन। दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? दीवाने मुस्तक राज विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में की गई। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क एवं तुर्क वर्ग के थे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तैलंग ब्राह्मण खां ने जहां को। तैलंग ब्राह्मण खां ने जहां को फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। हक ए शर्ब कर किस पर लगाया जाता था? हक ए शर्ब कर सिंचाई पर लगाया जाता था। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार क्या थे? देखते हैं। जजिया कर गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। ज़कात मुसलमानों से उनकी आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। खुम्स लूट से प्राप्त धन, इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। खराज भू राजस्व गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि को सल्तनत काल में फवाजिल कहा जाता था। जवाबित का संबंध किससे था? राजकीय कानून से जवाबित का संबंध था। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? बलबन ने की थी। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता था? वजीर होता था। सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग क्या थे? दीवान विजारत वित्त विभाग था। दीवान रियासत नियंत्रण विभाग था। दीवान मुस्तक राज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना। दीवाने को ही कृषि के विकास के लिए। दीवान काजी न्याय विभाग। दीवान इंसा पत्राचार विभाग। दीवान अर्ज सैन्य विभाग। दीवान रिसालत विदेश विभाग। दीवान बरीद गुप्तचर विभाग। दीवान बंदगान दास विभाग होता था। सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसके में निहित होती थी? सुल्तान में निहित होती थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजालिस खलवत के नाम से जाना जाता था। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक
अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन के द्वारा की गई थी। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी थी? सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः 20 से 25% थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था फारस से। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य क्या थे, आइए देखते हैं। आरिजे मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान होता था। बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। सद्र उस शूद्र धार्मिक विभाग का प्रधान था। अमीर आखूर अश्वशाला का प्रधान था। सर ए जानदार सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। अमीर ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को करने वाला था। अगला टॉपिक है दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला एवं साहित्य, जो कि परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को प्रश्नोत्तर शैली में। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फिरोज शाह तुगलक था। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। आ से अलाई, आ से अलाउद्दीन खिलजी, याद रखना आसान रहेगा। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा था। किताबुल हिंद के लेखक का नाम क्या था? अलबरूनी था। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो ने अग्रणी भूमिका निभाई। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य क्या थे? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। हौज शमसी व शमसी ईदगाह इल्तुतमिश ने बनवाया। बलबन का मकबरा बलबन ने बनवाया। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। हौज अलाई अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। जमायत खान मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। हजार सितून का निर्माता अलाउद्दीन खिलजी था। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। ऊखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी ने बनवाया। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। आइए अब सल्तनत काल के प्रमुख ग्रंथ और उनके लेखक देखते हैं। संगीत राज ग्रंथ का लेखक राणा कुंभा था। रागमाला का लेखक पुंडरीक विट्ठल था। ताजुल मासिर का लेखक हसन निजामी। तारीख दिल्ली का लेखक खुसरो था। तारीख मुहम्मदी का लेखक मोहम्मद विहमद खान था। तारीख हिंद का लेखक अलबरूनी था। तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी था। फतवा जहांगीरी का लेखक जियाउद्दीन बरनी था। खजाइल उल फुतूह का लेखक अमीर खुसरो था। तारीख फिरोज शाही का लेखक शम्स सिराज अफीफ था। तुगलकनामा का लेखक अमीर खुसरो था। फुतुहात फिरोज शाही का लेखक फिरोज शाह था। तारीख यामनी का लेखक कुतुबी था। तबकात नासरी का लेखक मिनहाज सिराज था। रेहला पुस्तक का लेखक इब्न बतूता था। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुण का उल्लेख किया गया है? फतवाए जहांगीरी में। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? फारसी भाषा को। हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना गया है? सितार को। सितार एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण है। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी
शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किया था। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? राणा कुंभा ने। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को भारत में मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है।